वेलकम टू असर एजुकेशन। इतिहास की जानकारी के अनेक विवरण पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रंथों एवं यूनानी इतिहासकारों के वर्णन में प्राप्त होते हैं। तथापि इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नंद एक राजवंश था जिसकी अधिकांश प्रकृतियां भारतीय शासन परंपरा की थी। कर्टियस कहता है कि सिकंदर के समय शासक का पिता वास्तव में एक गरीब नाई का बेटा था। यूनानी लेखकों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि वह वर्तमान राजा अग्रमस अथवा चंद्रमस था, जिसकी पहचान धनानंद से की गई है। उसका पिता महापद्मनंद था, जो कर्टियस के उपयुक्त कथन से क्षत्रिय वर्ण का ठहरता है। कुछ पुराण ग्रंथ और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी उसे नाई का पुत्र कहा गया है। इन अनेक संदर्भों से केवल एक बात स्पष्ट होती है कि नंदवंश के राजा न्यायी क्षत्रिय वर्ण के थे। नंदवंश का प्रथम और सर्वप्रसिद्ध राजा हुआ। पुराण ग्रंथ उसकी गिनती शैशुनाग वंश में ही करते हैं, किंतु बौद्ध और जैन अनुत्रुटियों में उसे एक नए वंश नंदवंश का प्रारंभकर्ता माना गया है, जो सही है। उसे जैन ग्रंथों में उग्रसेन, अग्रसेन और पुराणों में महापद्मक्ति भी कहा गया है। पुराणों के कलियुगराज वृत्तांतवले अंशों में उसे अतिबली, महाक्षत्रांतक और परशुराम की संज्ञाएं दी गई हैं। स्पष्ट है, बहुत बड़ी सेना वाले उग्रसेन उस राज ने। यूनानी लेखकों का कथन है कि नंदों की सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,004 घोड़े वाले रथ और 3,000 हाथी थे। अपने समकालिक अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उच्छेद कर अपने बल का प्रदर्शन किया। यह आश्चर्य नहीं कि उस अपार धन और सैन्य शक्ति से उसने हिमालय और नर्मदा के बीच के सारे प्रदेशों को जीतने का उपक्रम किया। उसके जीते हुए प्रदेश में ऐशवाकु, अयोध्या और श्रावस्ती के आसपास का कोमल राज्य, पांचाल, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और रामपुर के पार्श्ववर्ती क्षेत्र, कौरव्य, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और थानेश्वर, काशी, वाराणसी के पार्श्ववर्ती क्षेत्र है, दक्षिणापथ में नर्मदा तीर के क्षेत्र, अश्मक, गोदावरी घाटी में पौदन्य अथवा पोतन के आसपास के क्षेत्र, वितिहोत्र, दक्षिण पथ में अश्मकों और हैहियों के क्षेत्रों में लगे हुए प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा में बैतरणी और वराह नदी के बीच का क्षेत्र, शूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मिथिला, बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के बीच वाले क्षेत्र तथा नेपाल की तराई का कुछ भाग तथा अन्य अनेक राज्य शामिल थे। हिमालय और विंध्याचल के बीच कहीं भी उसके शासनों का उल्लंघन नहीं हो सकता था। इस प्रकार उसने सारी पृथ्वी, भारत के बहुत बड़े भाग पर एकराट होकर राज्य किया। महापद्मनंद की इन पुराणोक्त विजयों की प्रामाणिकता कथाश्रित सागर, खारवेल के हाथी गुफा वाले अभिलेख तथा मैसूर से प्राप्त कुछ अभिलेखों के कुछ बिखरे हुए उल्लेखों से भी सिद्ध होती है। जैन और बौद्ध ग्रंथों से ये प्राप्त होता है कि महापद्मनंद की महारानी ही बेहद सुंदर और खूबसूरत थी। महापद्मनंद की रानी के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। पुराणों में महापद्मनंद के 9 पुत्र उत्तराधिकारी बताए गए हैं। वहां उनके नाम मिलते हैं: 1 गंगनपाल, 2 पंडुक, 3 पंडुक्ति, 4 भूतपाल, 5 राष्ट्रपाल, 6 गोविशाणक, 7 दशसिद्धक, 8 कैवर्त और 9 धननंद। कुशवंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के धननंद का वध कर राजा हुए, जिनके डर से सिकंदर भी भाग गया था। पुराणों के सुमाल्य को बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित महापद्म के अतिरिक्त अन्य 8 नामों में किसी से मिला सकना कठिन प्रतीत होता है, किंतु सभी मिलाकर संख्या की दृष्टि से नवनंद कहे जाते थे। इसमें कोई विवाद नहीं। पुराणों में उन सबका राज्यकाल 100 वर्षों तक बताया गया है, 88 वर्षों तक महापद्मनंद का और 12 वर्षों तक उसके पुत्रों का। किंतु एक ही व्यक्ति 88 वर्षों तक राज्य करता रहे और उसके बाद के क्रमागत 8 राजा केवल 12 वर्षों तक ही राज्य करें, यह बुद्धिग्राह्य नहीं प्रतीत होता। सिन्हली अनुश्रुतियों में नवनंदों का राज्यकाल 40 वर्षों का बताया गया है और उसे हम सही मान सकते हैं। तदनुसार नवनंदों ने लगभग 364 ईपू से 324 ईपू तक शासन किया। इतना निश्चित है कि उनमें अंतिम राजा अग्रमस औग्रसेन अर्थात उग्रसेन का पुत्र सिकंदर के आक्रमण के समय मगधा, प्रसाई प्राची का सम्राट था, जिसकी विशाल और शक्तिशाली सेनाओं के भय से यूनानी सिपाहियों ने पोरस से हुए युद्ध के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावंश टीका से ज्ञात होता है कि अंतिम नंद कठोर शासक तथा लोभी और कृपण स्वभाव का व्यक्ति था। संभवत इस लोभी प्रकृति के कारण ही उसे धननंद कहा गया। उसने चाणक्य का अपमान भी किया था।
इसकी पुष्टि मुद्रा राक्षस नाटक से होती है, जिससे ज्ञात होता है कि चाणक्य अपने पद से हटा दिया गया था। अपमानित होकर उसने नंद साम्राज्य के उन्मूलन की शपथ ली और कुशवंशी चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से उसे उस कार्य में सफलता मिली। उन दोनों ने उस कार्य के लिए पंजाब के क्षेत्रों से एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें संभवतः कुछ विदेशी तत्व और लुटेरे व्यक्ति भी शामिल थे। यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने धननंद को उखाड़ फेंकने में प्रवर्तक पोरस से भी संधि की थी। उसने मगध पर 2 आक्रमण किए, यह सही प्रतीत होता है, परंतु दिव्यावदान की यह अनुश्रुति की। पहले उसने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर ही धावा बोल दिया तथा असफल होकर उसे और चाणक्य को अपने प्राण बचाने के लिए वेश बनाकर भागना पड़ा। उन दोनों के बीच संभवतः 324 ईपू में युद्ध हुआ, जब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।